हाय स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और क्लास में सीखने वाले कि बैलेंस शीट होता क्या है, बैलेंस शीट बनाते क्यों है, बैलेंस शीट बनाने का रीजन क्या है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे। देखो, बैलेंस शीट जो है, हम पहले भी थोड़ा बहुत चर्चा इस पे किए थे। ठीक है, याद करो, हम शुरू में एक पॉइंट्स आपको पढ़ाए थे। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन याद है आपको? अकाउंटिंग इक्वेशन उन्होंने बताया था कि एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। याद है? यह अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसी को हम बैलेंस शीट में शो कराते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट में शो कराते हैं। मतलब जो आपके ट्रायल बैलेंस जो आप बना के रखे हो, उसी में से आपको छांटना है कि एसेट्स कौन है, लायबिलिटीज कौन है और कैपिटल कौन है। अगर एसेट्स पता चल जाता है, लायबिलिटीज पता चल जाता है, तो कैपिटल हम डिफाइन कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है समझिएगा। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमेशा फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। कब? 31 मार्च को। इतना समझिएगा। और बनाया क्यों जाता है? इसमें समरी दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? समरी दिखाया जाता है। किसका? टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज का। मतलब व्यापार के कितने लायबिलिटीज हैं और व्यापार के कितने एसेट्स हैं, और व्यापार में इस साल का कैपिटल क्या है और अगले साल का कैपिटल क्या हो, यह सारा जो पता चलता है वह बैलेंस शीट बनाने से ही पता चलता है। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट यह डिक्लेयर करता है कि हमारे व्यापार का स्थिति क्या है, हमारे व्यापार का पोजीशन क्या है। अब कैसे क्लियर करता है? अगर हमारा एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी से ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे अगर एसेट से मान लो 7 लाख रुपए का और लायबिलिटी से मान लो 5 लाख रुपए का, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा बिजनेस हेल्दी है और व्यापार को हम लोग लंबे समय तक चला सकते हैं। लेकिन अगर एसेट्स हमारा 5 लाख है या मान लो 2 लाख है और हमारा कर्ज है 5 लाख, तो माइनस में आ जाएगा कितना? 3 लाख। तो हम समझ जाएंगे अब व्यापार को हम लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं। सारा संपत्ति बेचने के बाद भी अभी हम 3 लाख के घाटे में जा रहे हैं। 3 लाख हमको पे करना होगा। किसको? अपने उस मालिक को जिससे हमने कर्ज लिया है। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे व्यापार अब लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब यह क्लियर जो होता है वो बैलेंस शीट से ही होता है। इसीलिए बोला जाता है बैलेंस शीट में तीन ही चीज दिखाते ही दिखाते हैं। व्यापार का संपत्ति कितना है, व्यापार का कर्ज कितना है, यह दोनों पता चल जाएगा। तो व्यापार का अगले साल का पूंजी क्या होगा, यह क्लियर करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर बैलेंस शीट न बनाए तो ना हम पूरा संपत्ति का ज्ञान कर पाएंगे, ना कर्ज का ज्ञान कर पाएंगे। और जब दोनों नहीं निकल पाएगा तो हम ये भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे हमारे व्यापार का कैपिटल क्या है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये दोनों क्लियर नहीं तो हम लोग फाइनल पोजीशन पता ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सब कुछ क्लोज करते 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 तीन चीज बचता ही है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। और इसी तीन को हर साल फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था ना कि अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको 5 वर्ड समझने होंगे। क्या क्या? तो कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, इनकम और एक्सपेंस। तो हम बता रहे हैं आपको कि तीन ही वर्ड फॉरवर्ड होगा अगले साल और सब इसी साल क्लोज हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, रीजन है इसका।
रीजन क्या है? तो आप बताइए। व्यापार में जितने खर्च करते हो और उस व्यापार में उस खर्च को करने के बाद से जितना आपका इनकम होता है, उसका जो फाइनल रिपोर्ट होता है, हम उसी साल तैयार करते हैं। क्या करते हैं? उसी साल तैयार करते हैं। ये आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि हम इस साल कितना खर्चा किया, इस साल हमने कितना इनकम किया, और उसी के डिफरेंस से निकल के आता है इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है या इस साल कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो जब तक ये क्लोज करेंगे नहीं तब तक हम पता ही नहीं कर पाएंगे हमारे व्यापार में कितने लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। जब तक इसको क्लोज करेंगे नहीं तब तक ये पता ही नहीं चल पाएगा हमारे व्यापार में कितने लाख रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, मतलब इनकम और एक्सपेंस को हम उसी साल एडजस्ट करके चेक कर लेते हैं, या तो वो लॉस निकल के आता है या तो प्रॉफिट निकल के आता है, और इसी प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं? कैपिटल में लाके एडजस्ट करते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल से प्रॉफिट को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। अगर लॉस होता है तो कैपिटल से क्या करते हैं? उसको माइनस कर देते हैं। सपोज अगर 5 लाख रुपए का कैपिटल है और 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, हम समझ जाएंगे 7 लाख रुपए का हमारा कैपिटल तैयार हो गया। कितने का? 7 लाख का। कैपिटल है 5 लाख का और लॉस हो गया 1 लाख का, तो समझ जाएंगे हमारा घट गया कितना कैपिटल हो गया? 4 लाख रुपए का। वह कैसे पता चलता है? तो जब तक एक्सपेंस को नहीं निकालेंगे, तब तक इनकम को नहीं निकालेंगे, तो हमारा निकलेगा ही नहीं। क्या नहीं निकलेगा? बोलो, क्या निकल के नहीं आएगा? ना प्रॉफिट ना लॉस। और जब प्रॉफिट लॉस नहीं निकल के आएगा तो हम कैपिटल आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और ना हम लोग एसेट्स पता कर पाएंगे, ना हम लोग लायबिलिटीज पता कर पाएंगे। समझे ना? इसीलिए बोला जाता है एक्सपेंस और इनकम ये टेम्पोरी अकाउंट है। कौन से अकाउंट है? टेम्पोरी। मतलब ये हर साल इसको किया जाता है और हर साल इसको क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज है, यह परमानेंट अकाउंट है। इसको हर साल हम फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि जब तक ये तीनों रहेगा नहीं तब तक हम लोग व्यापार को सुचारू रूप से चला ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए ट्रेडिंग में कुछ खर्चे एडजस्ट करते हैं, पीएल में कुछ खर्चे एडजस्ट करते हैं, सबके बाद से हमारा पीएल निकल के आता है। मतलब और पीएल के बाद से मतलब प्रॉफिट निकल के आता है या तो लॉस निकल के आता है, और उसके बाद से तब हम पता कर पाते हैं संपत्ति कितने का है कर्ज तो कितने का है, और है तो पूंजी कितने। समारा ना? तो यही इसमें बताया गया और समझाया गया। मेन उद्देश्य यही है बनाने का कि हम अपने व्यापार का पता कर ले स्थिति क्या है। संपत्ति ज्यादा है कर्ज से कि कर्ज ज्यादा है संपत्ति से, तभी हम पता कर पाएंगे कि व्यापार हेल्दी है अनहेल्दी है। हेल्दी तब माना जाएगा और अगले साल व्यापार को तब अच्छे से चला पाएंगे जब लायबिलिटी से एसेट्स ज्यादा हो। अनहेल्दी तब माना जाएगा जब लायबिलिटी एसेट से ज्यादा हो। ठीक है, और व्यापार को हम अगले साल बेटर तरीके से नहीं चला सकते हैं। ठीक है, यूं कल हमारा व्यापार बंद भी हो सकता है अगर आ गए लाइबिलिटीज वाले तो। चलिए, यही आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, अब देखो इससे और पता चलता है क्या क्या। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा गया है। तो देखो हमने जो बताया वही बताया जा रहा है कि द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है। अब यह क्या करता है कि दैट समराइजेज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस। मतलब हमारे बिजनेस के जितने एसेट्स है और जितने लायबिलिटीज है उसका समरी जो शो कराता है वो कौन कराता है? बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट के सहारे ही हम लोग अपने व्यापार के एसेट्स और लायबिलिटीज का पता कर पाते हैं। अगर ये न बनाए तो हम आसानी तरीके से इसको पता नहीं कर पाएंगे। मैंने फिर से बताया है कि जब एसेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा होगा तभी व्यापार को हम चला सकते हैं अगले साल। तो यही बताया गया है कि द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, अगर हमारा एसेट्स लायबिलिटी से ओवर होता है मतलब ज्यादा होता है, तभी हम लोग नेटवर्थ मतलब अगले साल व्यापार को बेटर तरीके से चला पाएंगे, अन्यथा नहीं चला पाएंगे।
क्यों? क्योंकि व्यापार क्या हो जाएगा? अनहेल्दी माना जाएगा। लेकिन जब एसेट्स ज्यादा होगा लायबिलिटीज से तो क्या माना जाएगा? व्यापार हेल्दी माना जाएगा और व्यापार को बेटर तरीके से चलाया जा सकता है। फिर से देखो बताया जा रहा है कि द बैलेंस शीट प्रोवाइड, बैलेंस शीट क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन द एसेसिंग। ठीक है, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है? तो सबसे पहला बताया जाता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस, मतलब बैलेंस शीट बनाने से पता चलता है कि हमारे व्यापार का स्ट्रेंथ क्या है और व्यापार का परफॉर्मेंस क्या है। अगर बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो ना हम अपने व्यापार की क्षमता को पता कर पाएंगे और हमारे व्यापार का क्या परफॉर्मेंस है यह पता कर पाएंगे। क्योंकि जब हमको एसेट्स ही नहीं पता चलेगा कितने लाख का है, जब कर्ज नहीं पता चलेगा कितने लाख का है, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे व्यापार का क्षमता क्या है या हमारे व्यापार का परफॉर्मेंस क्या है? हम शुरू में लगाए थे 1 लाख तो 10 लाख हुआ है कि 10,000 हो गया है। जब तक ये लगाएंगे नहीं या बनाएंगे नहीं तब तक वो लोग पता ही नहीं कर पाए। ठीक है, सेकेंड क्या बताता है इंफॉर्मेशन? एक कंपनी एफिशिएंस इन डे टू डे कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब हमारे व्यापार का कैपिटल क्या है उसका जो मैनेजमेंट करता है, जो उसका डिटेल बताता है वो कौन बताता है? बैलेंस शीट बनाता है। ठीक है, अगर ये ना करे तो हम डे टू डे पता नहीं कर पाएंगे हमारे कैपिटल का हिसाब किताब क्या है। अब व्यापार में कैपिटल लगाया था शुरुआत में 10 लाख, तो 12 लाख हुआ कि 15 लाख हुआ है, वो पता चलता है किससे? तो बैलेंस शीट बनाते हैं तभी पता चलता है। और अगला देखो बताया जा रहा है एक कंपनी एसेट्स पोर्टफोलियो, मतलब इसी से पता चलता है कि हमारे व्यापार में एसेट्स का पोर्टफोलियो क्या है, मतलब व्यापार में कौन कौन से एसेट्स पड़े हुए हैं, करेंट एसेट्स कितने पड़े हुए हैं, फिक्स एसेट्स पड़े हुए हैं कितने, और कितने लाख रुपए का पड़ा हुआ है। तो यही कैपिटल लायबिलिटी और एसेट्स पता करके ही हम बैलेंस शीट को आसानी तरीके से बना सकते हैं। मतलब जब तक बैलेंस शीट बनेगा नहीं तब तक हम फिर से अगले साल व्यापार को आसानी तरीके से चला नहीं सकते। ठीक है, और देखो लास्ट पॉइंट बताया भी जा रहा है यहाँ पे क्या कि ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, मतलब हमारे व्यापार के जितने रेवेन्यू मतलब आय है एंड एक्सपेंसेस जितने खर्च हैं, अकाउंट्स आर क्लोज वंस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन प्रिपेयर, मतलब जो हमारे व्यापार के रेवेन्यू होते हैं और जो व्यापार के एक्सपेंस होते हैं हम उसको क्लोज कर देते हैं। कब? जब पीएल अकाउंट तैयार करते हैं तब, क्योंकि उसी से हमारा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस पता चलेगा और वही हमारे कैपिटल के साथ जुड़ेगा और वही हमारे कैपिटल के साथ माइनस होगा। अगर आप बताओ हम नेट प्रॉफिट ही नहीं पता कर पाए, नेट लॉस ही नहीं पता कर पाए, तो क्या हम व्यापार का कैपिटल अच्छे से पता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और देखो फिर से देखो लास्ट में बताया जा रहा है क्योंकि इसको अगले साल फॉरवर्ड नहीं करते हैं और अगले साल ये क्लोजिंग क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा ना। मतलब जो एसेट्स है, जो कैपिटल है, जो लायबिलिटीज है, इस साल का क्लोजिंग है, वही अगले साल 1 तारीख को क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। मतलब क्या हुआ है 31 मार्च को क्लोज होता है और 1 अप्रैल को खुल जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है। तो वही एसेट्स 31 मार्च को बोलेंगे क्या है? क्लोजिंग का है, और वही 1 तारीख को बोलेंगे ओपनिंग का है। तो हम तीन ही चीज फॉरवर्ड करते हैं। तो देखो साफ साफ लिख दिया गया है कि एक्सपेंसेस अकाउंट will we not have an opening balance for the next accounting period। ठीक है, मतलब जो हमारे व्यापार के जो एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं उनको हम लोग अगले साल क्या करते हैं? नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बैलेंस में शो नहीं कराते हैं, नहीं दिखाते हैं। क्योंकि एक्सपेंस कितना हुआ इसी साल पता करिए, इनकम कितना है इसी साल पता करिए, उसको ओपनिंग बैलेंस में रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब कैसे तैयार होता है? फिर से देखो यहाँ पे अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूड इन बैलेंस शीट। ठीक है, मतलब कौन कौन से टाइप्स के एसेट्स हमारे बैलेंस शीट में इंक्लूड होंगे, ठीक है, और कौन कौन से लायबिलिटीज हमारे इंक्लूड होंगे, इन्हीं के बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब कैसे होगा उसको हम एक फॉर्मेट से समझेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा, इसीलिए हम आपको फॉर्मेट समझाने वाले हैं। तो चलो ये एसेट्स बता रहा है, करेंट एसेट्स क्या होता है, ठीक है, फ्लोटिंग एसेट्स क्या होता है। तो आते हैं, इसीलिए हम सारा जो डिटेल समझेंगे हम इसको फॉर्मेट से समझेंगे, जो नया नया शब्द आएगा उसको उपयोग करें। तो यही बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ठीक है, तो जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, ये लिखना जरूरी है। और उसके बाद 6 कॉलम बनाएंगे, एक लायबिलिटी का,
उसके अमाउंट और अमाउंट, फिर से एसेट्स, अमाउंट और अमाउंट। ध्यान देना, 6 हमको बनाने हैं कॉलम। क्या? लायबिलिटीज, अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट और अमाउंट। अब किसमें क्या रखेंगे और कैसे रखेंगे इसको समझिए। ये बहुत इजी है, बस आपको अपने व्यापार में कर्ज छांट लेना है और व्यापार में क्या छांट लेना है, एसेट छांट लेना है, दोनों को लिख देना है और कैपिटल देख लेना है कितना आ रहा है। दोनों का बैलेंस आए तो समझ जाएंगे जो अकाउंटिंग किया वो सही किया है, अगर नहीं आ रहा तो समझ जाएंगे कुछ ना कुछ हमने गलती किया। ठीक है, तो पहले तो हम कैपिटल वाला रूल बता दे रहे हैं कि कैपिटल में क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे। ठीक है, वो समझिए। तो देखो, बताया जाता है कि लायबिलिटी साइड मतलब आपके क्वेश्चन में आएगा कैपिटल, तो कैपिटल जितना होगा लिख देंगे। तो मालूम क्वेश्चन पढ़े और कैपिटल उसका अमाउंट पहले वाले अमाउंट में लिख दिया, उसके बाद से फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर वहां पे आ गया क्या नेट लॉस, तो उसको कैपिटल के साथ माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस, मतलब देखो लेस किया गया नेट लॉस। और अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन में अगर ड्राइंग दे दिया आएगा ही आएगा, तो उसको भी कैपिटल के साथ लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर उस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है तो उसको कैपिटल के साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन मतलब यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट। और अगर हम कहीं पैसा कैपिटल लगाए हैं और उससे ब्याज भी रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको भी जोड़ देंगे। क्या जोड़ना और क्या घटाना है, क्या जोड़ना है और क्या घटाना है, ध्यान देना। नेट लॉस घटा देना है, क्या नेट लॉस घटा देना है, और ड्राइंग को घटा देना है, नेट प्रॉफिट को जोड़ देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी जोड़ देना है। और उसके बाद से माइनस प्लस करने के बाद से जो बैलेंस आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है। समाया? चलो एग्जांपल के तौर पर बता दे रहा हूं। मान लो कैपिटल है 15 रुपए का, कितने का है 15, और उस क्वेश्चन में ड्राइंग कर दिया है कितने का 2 रुपए का, तो माइनस करेंगे 2। और व्यापार में मान लो नेट लॉस हुआ है 3 रुपए का, तो माइनस करेंगे 3। तो बताओ टोटल घट जाएगा कितना, 3 2 5। तो यहाँ पे कैपिटल लिख देंगे कितना 10। समझे? क्वेश्चन हमने पढ़ा, 15 रुपया कैपिटल लगाया, ड्राइंग 2 रुपया माइनस हो गया, और नेट लॉस 3 रुपया हो गया। और मान लो अब नेट लॉस हुआ तो प्रॉफिट तो आएगा नहीं, और इंटरेस्ट और कैपिटल हो गया था 3 रुपया। तो टोटल क्या करेंगे, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, और 18 में से क्या कर देना हमको, कितना माइनस कर देना है बोलो, फिर से 5 माइनस कर देना है। ठीक है, मतलब मैं बताने की कोशिश से कर रहा हूं कि पूरा जोड़ लो और जहां जहां घटाना वो घटा लो, या घटा लो उसके बाद से पूरा जोड़ लो। समझे ना? कैसे भी उसका आंसर आपका सही आना चाहिए। तुम्हारी बात है आपको ना, बोलो, नहीं समाया? हम क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, कैपिटल मान लो उसमें लिखा है 20 रुपया, हम लिख देंगे कैपिटल 20 रुपया। उस क्वेश्चन में लिखा है नेट लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, कितना हुआ है, तो मान लो प्रॉफिट हुआ 10 रुपया। फिर से क्या हुआ है, वहां पे ड्रॉइंग हो गया है कितने का 5 रुपए का। ठीक है, और उसके बाद से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, छोड़ देंगे। तो देखो 3 चीज मिला, क्या ड्रॉइंग मिला कितने का 5 का, कैपिटल कितने का मिला 20 रुपया, नेट प्रॉफिट कितने का मिला 10 रुपया। तो यहाँ पे 20 10 कितना हो जाएगा 30, अब 5 रुपये माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 25, तो कैपिटल होगा 25। अगर मान लो वही प्रॉफिट नहीं रहता क्या रहता हो, 10 रुपया लॉस होता है, तो पहले देखते क्या है, तो यहाँ पे 20 रुपया लगाया है बोलो, और 10 रुपया घाटा ही हो गया है, क्या हो गया है, तो 10 रुपया घाटा हो गया तो कितना होगा 10, अब 5 रुपया मालिक निकाल भी लिया तो कितना हो जाएगा 5, तो टोटल कैपिटल 5 का होगा। समाया? तो ये रूल लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के लगाना होगा, कैसे लगाना होगा हम बताएंगे आपको,
बस रूल समझा दिए, समझ लो। आगे हम 2 क्वेश्चन इसमें समझा देंगे तो आपको क्लियर होने लगेगा। अब उसके बाद से कुछ नहीं करना है, जितने आपके लाइबिलिटीज होंगे सबको लिख देना है। जैसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म डिपोजिट है, इनकम रिसीव एडवांस है, इनकम एडवांस रिसीव कर लिए है, ठीक है, लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस है। ये समझ आ रहा ना क्या है? ये नहीं समझ आ रहा है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, मान लो हमने बैंक से लोन ले लिया है, समझ आ रहा ना? लॉन्ग टर्म डिपोजिट, कई बार ऐसा होता है हमको डिपोजिट करके उसके बाद से कर्ज ले लेते हैं, वो भी होता है। करेंट लाइबिलिटीज में इनकम रिसीव इन एडवांस, क्या मतलब है इसका? इनकम किया नहीं, एडवांस पैसा पहले ले लिया है। मान लो हमारे यहाँ तुम काम करने वाले हो, या हम तुम्हारे वाले काम करने वाले हैं, हम जानते हैं 5,000 का काम करेंगे, कल से करेंगे, हम किए नहीं है, पहले पैसा ले लिया है। पता नहीं कल हम बीमार पड़ जाए तो कर्जा रहेगा ना। कब तक? जब तू काम करवा ना दे किसी से, आना हम खुद कर ना दे, आना हम पैसा दे ना दे, ठीक है। इसे बोलते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस, इसीलिए इसको भी क्या माना जाता है? चलो, लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस। आपको सर आप तो अभी बोले एक्सपेंस को हटा देंगे, नहीं, वो एक्सपेंस हटा देंगे जिसका हम पेमेंट कर चुके हैं, और जिसका पेमेंट नहीं किए वो बताएंगे ना। तो जो एक्सपेंस हम किए हैं और उसका पेमेंट नहीं किए तो एक्सपेंस बोला जाएगा? नहीं, क्या हो जाएगा? वो लाइबिलिटीज हो जाएगा। याद है ना, पढ़ाया था हमने, बोलो। और इसीलिए अब कौन सर क्या क्या आ सकता है? मान लो रेंट हम नहीं दिए थे, वो लाइबिलिटी आ सकता है। सैलरी नहीं दिए थे, उसका लाइबिलिटी आ सकता है। बिजली का बिल नहीं दिए थे, उसका लाइबिलिटी आ सकता है। वाटर बिल का पेमेंट नहीं किए थे, वो लाइबिलिटी आ सकता है। मतलब जो खर्चा कर दिया, अब पैसा दे दिया तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन खर्चा कर दिया पैसा नहीं दिया तो क्या होगा? लाइबिलिटी में रिकॉर्ड हो। याद है ना आपको? इसीलिए लिखा है लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस। इसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं। और अगला है सन्ड्री क्रेडिटर, ये तो पता ही है आपको, क्रेडिटर को जो पैसा देना है, इसीलिए भी लाइबिलिटीज है। बिल्स पेबल, ये भी पता है आपको। बिल्स पेबल मतलब जिस बिल के अगर पैसा देना है, मान लो हमसे सामान आप खरीदे, हम एक बिल बना के देंगे ना, उस बिल के अगेन आपको क्या करना है? पैसा पे करना है, उसी बोलते बिल्स पेबल। वो बिल क्या होता है? क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है। बैंक ओडी, बैंक से ज्यादा पैसा ले लिए, खा कितना? 2,000 खाते में ले लिया, कितना? 4,000, तो 2,000 का क्या हो जाएगा? लाइबिलिटीज हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म लोन, कई लोग से हम लोन ले लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है, कम समय के लिए, तो भी लाइबिलिटी। तो क्या करेंगे? अब कैपिटल वाला बैलेंस और जो कर्ज वाला ये जोड़ लेंगे, मान लो आ गया कितना? 20 रुपया टोटल, समाया। उसके बाद से व्यापार में जितने एसेट्स होंगे सब जोड़ लेंगे, और इधर आ गया कितना? 20 रुपये। तब हम मानेंगे क्या है? हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। अगर नहीं है तो समझ जाएंगे कहीं ना कहीं हमने गलती किया है। कुछ समझ रहा है? आपको बराबर आ गया तो फायदा क्या हुआ? फायदा बहुत है। ये मान लो ये कैपिटल कितना था? 10, लाइबिलिटी कितना था? 10, तो माइनस करने में कितना पूंजी हो जाएगा? 10। अगले साल हम यही पूंजी लगा देंगे। हमारी बात है ना आपको? लेकिन बैलेंस क्या आना चाहिए? बराबर। जब तक बराबर नहीं आएगा तो मैच करेगा जी। अब मान लो हम ही कह रहे हैं कि मेरे पास कर्जा कितना है? 10,000 का है। कितना है? 10,000 का है। कर्ज कितना है? 5,000 का है। कितने का है? 5,000 का है। तभी तो मानेंगे कि चलो 10,000 है और 5,000 है, तो अगर 5,000 दे देंगे तो पूंजी अगले साल का कितना होगा? 5,000 भी बचा रहेगा। बोलो। अगर मान लो इधर है 10,000 और इधर 15,000, तो क्या करेंगे? पूंजी कहाँ? एक भी रुपया नहीं लगाना पड़ेगा। हमारी बात है आपको ना? तो यह किससे निकलेगा? बैलेंस शीट से। हाँ, इसमें कुछ ऑप्शन जो है, कुछ नाम ऐसे जो नया है और कुछ नाम ऐसे हैं जो पुराना है, जो हमने डिस्कस कभी केवल उधर ही माइनस प्लस करेंगे। इधर केवल किसके साथ? कैपिटल के साथ।
बस कैपिटल के साथ कहानी चलेगा, उसके बाद छापते जाएंगे और इधर तो कुछ नहीं करना है, बस एसेट्स वाला लाएंगे। तो देखो कुछ 3 नेम जो है ना वो नया है आपके लिए, और सब हम बताएं। लेन बिल्डिंग संपत्ति पता है आपको, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, टूल्स, करेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब वह राशि जो अभी बकाया है हमको पाना है। तो इनकम आ जाए तो पाना है, अब पाना है तो एसेट्स हो जाएगा, और वहीं पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाए तो देना है तो लायबिलिटीज हो जाएगा। मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया राशि, तो कभी लेना होता है कभी देना होता है। जब खर्चा होगा तो देंगे तो कर्ज हो जाएगा, और जब इनकम होगा तो लेंगे तो एसेट्स हो जाएगा। समाया, तो आउटस्टैंडिंग बार बार आएगा तो भूलना मत। प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी हमारा एसेट्स क्यों माना जा रहा है? प्रीपेड मतलब एक्सपेंस किया नहीं, पेमेंट पहले दे दिया, उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, और इसलिए इसको क्या मानते हैं? एसेट्स। जैसे मान लो एग्जांपल दे दे रहा हूं तुमको, जैसे आप चले गए किसी दुकान पे, कहाँ पे? दुकान पे, और आपको समोसा खाना है 10 ठो, ठीक है। अब 10 ठो का समोसा 70 रुपए दे दी, कितना दे दी? 70। लेकिन अभी खाए नहीं, पता चला अचानक फोन आया, या आप पहले ही पैसा दे दिए, 2 दिन के बाद आओगे खाओगे, तो आप बताओ क्या करोगे? लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, खर्चा भी किया नहीं है, पैसा उसको दे दिया, मतलब खर्चा करना है कब? आज नहीं तो कल। इसीलिए इसको बोलते हैं हमारा 70 रुपए का क्या होगा? एसेट्स होगा। उसका बेनिफिट जब जाएंगे, हम चाहेंगे तो 10 समोसा एक दिन खा लें, अच्छा एक एक खाएं 10 दिन में, पैसा कटता जाएगा कटता जाएगा कटता जाएगा कटता जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है किसी दुकान पे जाकर 100 रुपए दे देंगे, कहेंगे हम अगले दिन समोसा खाएंगे, वो कहेगा ठीक है तो अगले दिन पैसों नहीं देंगे। ठीक, वैसे दुकान पे दीजिए एडवांस जो हर जगह जानता है, एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो कहेगा हम नहीं जानते, आज ये समोसा लो, हमारा समोसा नुकसान हो जाएगा तब, ठीक है। 10 को समोसा दूसरा कोई नहीं खाएगा तो, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो समझ रहा है? चलो, तो ध्यान देना। उसके बाद से और क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, जो माल पड़ा हुआ है वो भी क्या होगा? हाँ, एसेट्स होगा। उसके बाद से सन्डी डेबिटर, जो अपने कस्टमर से पैसा लेना है वो भी क्या होगा? एसेट्स होगा। बोलो। बिल्स रिसीवर्स, बोलो। जिस बिल के अगर हमको पैसा लेना है, इसलिए ये भी क्या होगा? एसेट्स होगा। और अगला है कैश एट बैंक, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ क्या होगा? जी। और कैश इन हैंड, जो मेरे पास पड़ा कैश पड़ा हुआ वो क्या होगा? एसेट्स होगा। तो ये एसेट्स पहचाने में दिक्कत नहीं करोगे आप लोग। हाँ, बस 3 नाम और आपको नया मिलेगा, गुडविल, पेटेंट्स और कॉपीराइट। ये गुडविल होता क्या ये भी समझाऊंगा अगले दिन, पेटेंट्स क्या होता है ये भी समझाऊंगा अगले दिन, कॉपीराइट क्या होता है ये भी समझाऊंगा अलग दिन, मतलब कल या परसों जब भी पढ़ाना है। और उसके बाद से तब हम पढ़ाएंगे आपको एक किसी पे क्वेश्चन, और उसी को हम करके सॉल्व करके दिखाएंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा जी सर इतना पढ़ाया इसका मतलब क्या है। जी, क्या हुआ? व्हीकल गाड़ी है जो हमारे पास है वो हमारा संपत्ति है। वो गाड़ी नहीं जो पर्सनल यूज हम लोग करते हैं, हमारे घर वाले, हमारा भाई इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब मान लो हम दुकान कर लिए हैं, और दुकान में उन्हें व्हीकल रखा है, सामान लाते हैं, मंगवाते हैं, भिजवाते हैं, तो एसेट्स नहीं होगा? व्हीकल संपत्ति नहीं है हमारा। अरे आपके घर गाड़ी है 2-4 गो, तो उसको छांट दोगे? कहोगे ना 1 लाख का बोलोरो है, 2 लाख का ट्रैक्टर है, इतनी 3 लाख का संपत्ति है। वैसे हम व्यापार चला रहे हैं तो 10 गाड़ी रखे हैं, किसके लिए? सामान मंगवाने के लिए, सामान भिजवाने के लिए, ठीक है। किसी को किराया ना देना पड़े, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, तो हमारा एसेट नहीं होगा? हम उसको, हाँ हाँ। अब मान लो वो गाड़ी खरीदे लेकिन भाई चला रहा है, अब व्यापार में उसका यूज नहीं हो रहा है, तो हमारा घर का संपत्ति है, हमारे व्यापार का संपत्ति नहीं है। इन संपत्तियां सब हमारे हैं, लेकिन हम लोग व्यापार को नहीं मानेंगे। हाँ, व्यापार से रिलेटेड नहीं है।
समझ रहा है? चलो।